एनआरओ बनाने वाले कौन थे? हमने तो नहीं बनाया, हमने तो बिल्कुल नहीं बनाया, और ये गलती हमने नहीं की। मगर जिन्होंने एनआरओ बनाया वो बाहर और बाकी अंदर। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी ने कल कौमी असम्बली से अपने खिताब में ख़ास तौर पर इस तरफ इशारा किया था, एनआरओ से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक़ नहीं। दरअसल ये बात सही नहीं है, बल्कि तल्ख़ हकीकत है जो कि इससे क़तई तौर पर मुख्तलिफ है, और इसका बरमिला और तफसीली और बहुत बारीक बीनी से इशारा कर चुकी हैं अमरीका की साबिक वज़ीर ख़ारजा कॉन्डोलीज़ा राइस, जिन्होंने हालिया दिनों में अपनी किताब लिखी है नो हाई ऑनर्स, याददाश्तों पर मुश्तमिल। इस किताब में उन्होंने तफसील से बताया है कि सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बाकायदा एनआरओ और उससे हवाले से जो डील हुई थी वो अमरीका ने कराई, और उसमें उनका कलीदी किरदार था, यानी कॉन्डोलीज़ा राइस का। एक एक चीज़ उन्होंने तफसील से बयान कर दी है। अपनी किताब के उस हिस्से के चंद इक़्तिबासात मैं आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आप या पाकिस्तानी कौम खुद अंदाज़ा लगा ले कि एनआरओ में किसका क्या हाथ था। कॉन्डोलीज़ा राइस लिखती हैं, 2007 में एक साल के अंदर मैंने बेनज़ीर भुट्टो और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान डील तय कराई। इसरार था कि पाकिस्तान में सिविलियन हुक्मरानी की बहाली के लिए जनरल मुशर्रफ यूनिफॉर्म उतार देंगे और मैं बेनज़ीर साहिबा की पाकिस्तान वापसी में मदद फराहम करूँगी। आगे लिखती हैं कि रिचर्ड बाउचर, जो कि उस वक्त के नायब सेक्रेटरी खारजा थे, ने 2007 के मौसम ख़ज़ा में कई बार वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दौरे किए और अक्टूबर 2007 के अवाइल तक 4 मामलात हल तलब रह चुके थे। पहला, मुशर्रफ यूनिफॉर्म इंतखाबात से कबल उतारेंगे या बाद में? दूसरा, क्या बेनज़ीर भुट्टो, उनके शौहर और उनकी पार्टी साथियों को करप्शन मुकदमा से इस्तिस्ना मिल सकता है? तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने की आईनी पाबंदी के बावजूद क्या बेनज़ीर वज़ीर आज़म मुंतखब हो सकती हैं? क्या मुशर्रफ इंतखाबात से कबल बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान वापसी की हिमायत करेंगी? उसके बाद मज़ीद तफसीलात देते हुए कॉन्डोलीज़ा राइस कहती हैं, 3 अक्टूबर को शाम 4:47 पर मैंने मुशर्रफ को टेलीफोन कॉल की और उनके सामने ये 4 सवालात रखे। शाम 5:47 पर मैंने बेनज़ीर भुट्टो को फ़ोन किया और मुशर्रफ का रद्दअमल तो उन तक पहुँचाया। शाम 6:18 पर मैंने मुशर्रफ से फिर बात की, जिसके बाद 6:53 पर मैंने बेनज़ीर भुट्टो को दोबारा फ़ोन किया। टेलीफोन कॉल्स का ये सिलसिला हर आधे घंटे रात तकरीबन 11:28 तक जारी रहा, जिसके दौरान मजीद 9 कॉल्स की गई। मजीद तफसीलात देते हुए कॉन्डोलीज़ा राइस कहती हैं, मुशर्रफ मुदाखलत के जरिए इक़्तिदार में आए थे, लेकिन उन्हें पाकिस्तान की ताकतवर फौज पर कंट्रोल हासिल था, जबकि फौजी हलकों में उन्हें पसंद भी किया जाता था। बेनज़ीर भुट्टो और उनके ख़ानदान पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात आयद थे, लेकिन वह पाकिस्तान में इस्लाहात के लंबरदार के तौर पर उभरी थी और उनका लिबरल सियासी तशक्कुस था। मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो दोनों एतदाल पसंद थे और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के ख्वाह थे। दोनों के दरमियान शराकत इक़्तिदार का माहिदा पाकिस्तान में जमहूरी अमल की जानिब से सिर्फ पहला कदम था, लेकिन मैं समझती थी कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए ये इंतज़ाम इंतहाई अहम होगा। मज़ीद तफसील देते हुए कहती हैं सेक्रेटरी खारजा कॉन्डोलीज़ा राइस, तकरीबन निफ शब के करीब मैं सो चुकी थी, लेकिन रात 12:41 पर मुशर्रफ की टेलीफोन कॉल ने मुझे बेदार कर दिया। मुशर्रफ को मैं पहले कह चुकी थी वो जिस वक्त चाहे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने सुबह 4:58 पर बेनज़ीर भुट्टो से रब्ता किया और मुशर्रफ की पेशकश उन तक पहुँचाई। अगली सुबह मैंने दोनों से एक और मरतबा बात की। दोनों के पास एक गैर हतमी डील थी, जिसके तहत बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान वापसी की इजाज़त दी जाएगी ताकि वो जनवरी के पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। फिर कॉन्डोलीज़ा राइस ऐलान करती है, बेनज़ीर भुट्टो ने मुझ पर वाज़ेह किया कि वो मुशर्रफ पर भरोसा नहीं करती, लेकिन वो इस इंतज़ाम को अमरीकी गारंटी के तौर पर लेंगे। इसके बाद इस डील का ऐलान 4 अक्टूबर को किया गया, यानी कि वो ज़माना जब एनआरओ सामने आया और एनआरओ प्रोमलगेट किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एनआरओ कैसे आया, इसका बैकग्राउंड क्या था, यह भी आपने सुना अमरीका की साबिक वज़ीर ख़ारजा कॉन्डोलीज़ा राइस की ज़बानी। लेते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे फैसलाबाद की सनतें 27 रोज़ से बंद हैं। वेलकम बैक। हमें पता नहीं कि हुकूमती बड़ों को ये पता है कि नहीं पता कि पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग और गैस की बंदिश की वजह से जहां सनती पैदावार तहोबाला हो चुकी है, वहां पाकिस्तान के मानचेस्टर फैसलाबाद में पिछले 27 रोज़ से सनतें बंद हैं। लाखों मजदूर बेरोज़गार हो चुके हैं और सनती पैदावार का पहिया मुकम्मल तौर पर थम चुका है। इस खतरनाक सूरत हाल में बात करने के लिए जाएंगे फैसलाबाद, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सुल्तान, जो कि सदर हैं फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के। जनाब मुजम्मिल साहब, आप फरमाइएगा, हुकूमत की तरफ से कोई जवाब आया है, कोई एक्शन प्लान, कोई कान पे जू रेंगी है?
नहीं सर, बड़े अफसोस की बात है कि सर कान पे जूं माशा नहीं रेंगी है। इंतहाई पक्की किस्म की ये गवर्नमेंट इस दफ़ा आई है कि हमने हर तरह एजिटेशन करके दिखा दिया, उनको सड़कों पर रॉक कर लिया और धरने दे दिए, लाहौर तक चले गए, गवर्नर हाउस के सामने धरना दे दिया और वादे भी हुए हैं हमारे साथ कि जी फ़लाँ दिन से आपको गैस मिल जाएगी, लेकिन अभी तक सर अनफॉर्चुनेटली कोई गैस नहीं मिली है और बल्कि हमारे जो वॉल्व्स बंद कर दिए गए हैं और हमें उसकी बड़ी पेनल्टियाँ पड़ रही हैं सर इस वक्त। बड़ी सर बहुत बहुत दुख की बात अच्छा, है। और ये जो इससे ये जो खबरें आ रही है कि बेरोजगारी भी हो रही है, क्या इंडस्ट्रीज ने ले ऑफ भी किए हैं, मजदूरों को निकाला भी है? सर जब इतने दिनों से इंडस्ट्री चलेगी नहीं सर तो हम कहाँ से तनख्वाही देंगे सर? बैंकों के मार्कअप्स भी हमें देने पड़ रहे हैं, यूटिलिटी बिल भी देने पड़ रहे हैं सर, हम कहाँ से तनख्वाही देंगे? बहुत सारे लोगों ने सर मजदूरों को अब सारी बातें निकालना शुरू कर दिया सर। कुछ लोगों को उन्हें रख लिया दिहाड़ी में ताकि उनको उनकी EOBI, सोशल सिक्योरिटी और इस तरह के कामों से निजात मिल जाए। सर कहाँ से गुजारे करेंगे सर? लाखों करोड़ों जो है वो जो मार्कअप बन रहा है सर हर महीने, जो बैंक का पहिया घूम रहा है सर, हम दरख्वास्त करेंगे कि कम से कम बैंकों के मार्कअप्स को कम से कम 1 साल या 2 साल के लिए जो है वो डेफर कर दिया है ताकि सांस तो आए सर। हम तो सांस घुटता महसूस हो रहे हैं हमारा इस वक्त, ये हालत हो गई इंडस्ट्री की फैसलाबाद में सर खास तौर पे। और सर हमारे पास जो बहुत बड़ा सेक्टर है टेक्सटाइल का, उसके अलावा सर हमारे पास नॉन टेक्सटाइल सेक्टर बहुत बड़ा है फैसलाबाद में सर। इस पर सोप है, घी है, पैकेजेस है, फाउंड्री है, बहुत सारा चीज़ें हैं जो चैम्बर फैसलाबाद सर सबकी नुमाइंदगी कर रहा है। लेकिन इस वक्त सारे रोने पर आए हुए हैं सर, सब सड़कों पर आए हैं, लेकिन मजाल की बात है कि किसी ने हमारी बात सर सुनने का गवारा नहीं किया सर। हम समझ नहीं आ रही कि इसको पॉलिटिकल इशू क्यों बनाया जा रहा है, ये तो इकोनॉमिकल इशू है सर। हमारे पास क्या इकोनॉमिक्स के लोग बैठे नहीं हुए, माहिर माशियात नहीं है क्या इस हुकूमत के पास? उनको कौन समझाएगा ये बात? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब मुज़म्मिल सुल्तान, सदर फैज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ख़तरनाक सूरत हाल, 27 दिन से फैसलाबाद की सनतें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम के अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।